वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। साथियों, जैसा कि हम यहाँ जो टॉपिक हम देख रहे थे वो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि योजनाएं जो हैं जो पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं उनको आप कवर करा दीजिए। उस श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है आपके पास और इसमें जो है हम बातचीत करेंगे स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में, जो बेसिकली ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं भारत सरकार, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जो कार्यक्रम हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि मेन रूप से जुड़े होंगे किससे, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े होंगे। पेपर में यहाँ से आपको सवाल मिल सकता है। ठीक है, देखो जरा पढ़ते हैं इसको। ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य स्थिति को जानने के बाद अब हम स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की वर्तमान उपलब्धता तथा उसके विकास के बारे में उस समय से जानकारी प्राप्त करेंगे जब भारत को वर्ष 1947 में आज़ादी मिली थी। 1947 में जो है स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या थी, पहले उसे देखेंगे। उस समय लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति संसार में निम्नतम में से एक थी, यानी दुनिया के सबसे खराब देशों में हम शामिल होते थे स्वास्थ्य के मामले में पूरी दुनिया में। 1947 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति, इसे बहुत समिति के नाम से भी जानते हैं, कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट 1947 के आसपास जन स्वास्थ्य के ऊपर आई थी। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1946 में दी। इसे भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का खाका माना जाता है। तो आपसे पेपर पूछ सकता है, भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का खाका किस समिति ने तैयार किया, तो आप आंसर करोगे भोर समिति, याद रखना। इस रिपोर्ट के मूल सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भुगतान में असमर्थता के आधार पर पर्याप्त चिकित्सा संबंधी सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। निवारक कार्यों पर विशेष जोर होना चाहिए, ग्रामीण जनता पर ध्यान केंद्रित किया जाए और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास में लोगों का सक्रिय सहयोग अवश्य लिया जाए। ये इस समिति के मूल सिद्धांत थे। सबसे छोटी स्वास्थ्य इकाई को प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई का नाम दिया गया, जिससे 10,000 से 30,000 लोगों को सेवा प्रदान करने की, जिसमें 10,000 से 30,000 लोगों को सेवा प्रदान करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई के पास 70 बिस्तर तथा अन्य स्टाफ सहित 6 चिकित्सक प्रस्तावित थे, है ना। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ की बात है। अब इन्होंने प्रस्ताव तो बहुत बड़ा दिया कि 70 बेड होने चाहिए, कम से कम 6 डॉक्टर होने चाहिए, बाकी स्टाफ होना चाहिए, लेकिन ये मूर्त रूप में नहीं है। जिला स्तर पर ही आपको हर जगह पर 100 बेड वाला बिस्तर, मतलब 100 बेड वाला अस्पताल शायद ना मिले, कुछ ही जगहों पर है। तो ये इन्होंने कहा था, बट ये मूर्त रूप में उस हिसाब से नहीं आया। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति की सलाह को स्वीकार किया और प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के एक अंग के रूप में हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बहुविकास करना था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लो, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ कि जब भी देखो देश का विकास करने की बात आएगी तो आपको ग्राम का विकास करना ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। बिना गांव के विकास के आप देश का विकास नहीं कर सकते। आपको गांव का विकास कर, आपको देश आगे बढ़ाना है, आप गांव को बेहतर बनाओ। गांव बेहतर बनेंगे, देश अपने आप बेहतर बनेगा, क्योंकि भारत में 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं और वास्तविक जो भारत है वो गांव में ही निवास करता है। ठीक है, ज़्यादातर आबादी कहाँ की है, ग्रामीण है। अब कुछ लोग शहरों में शिफ्ट हो गए अब जा कर के, है ना। वो भी भारत की मैं समझता हूँ 25 से 30% आबादी ही शहरों में रहती है, 70% आबादी अभी भी गांव में रहती है। तो उस पूरी 70% आबादी को दरकिनार करके आप भारत का विकास नहीं कर पाओगे। इसीलिए सभी योजनाओं का मूल केंद्र क्या है, गांव। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख कार्य उपचार, रोकथाम तथा उन्नति के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्न अनुसार था। क्या क्या इनका काम था वो देखते हैं। चिकित्सा सुविधाएं देना, छूत की बीमारियों की रोकथाम, छूत की बीमारी जैसे जो छूने से फैल जाती हैं, जैसे संपर्क में आने से, टीबी है, ठीक है, या छूत की बीमारी हो गई आपका, जैसे अगर हम कहें तो जैसे एड्स है, एड्स एक छूत की बीमारी है, संपर्क में आने से फैलती है। आप आपस में यौन संबंध स्थापित करोगे तो फैल जाएगी। टीबी, आप टीबी रोगी के निकट रहोगे तो फैल जाएगी, है ना। तो इनको रोकना।
माँ और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण आंकड़ों को इकट्ठा करना, जल आपूर्ति और स्वच्छता, वातावरण की सुरक्षा, स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम का परिचालन, परिवार नियोजन सेवाएं जिन्हें बाद में जोड़ा गया था। परिवार नियोजन बहुत ज़रूरी है, फैमिली प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा करे ही जा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। देश के संसाधन सीमित हैं। संक्रामक और छूत की बीमारियों के कारण उस समय बड़ी संख्या में मृत्यु होती थी, इसलिए सरकार ने पहली योजना के समय अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कोढ़ नियंत्रण कार्यक्रम छूत की बीमारियों को रोकने के लिए शुरू किए। यहाँ तक कि परिवार नियोजन कार्यक्रम भी एक शीर्ष कार्यक्रम था जो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही शुरू हो गया। स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति, जिसे हम मुदलियार समिति के नाम से भी जानते हैं, की नियुक्ति स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की सहायता तथा समीक्षा करने के लिए की गई थी। इसकी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार विकसित प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा भोर समिति द्वारा संकल्पित स्वास्थ्य सुरक्षा में कोई समानता दिखाई नहीं दी। यानी जो मुदलियार कमेटी की रिपोर्ट है और जो भोर समिति की रिपोर्ट है, दोनों अलग अलग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पॉइंट सिमिलर नहीं थे। 1970 के दशक के प्रारंभ में विभिन्न विशेष कार्यक्रम शुरू करने से पहले महामारी और समाजशास्त्र संबंधी अनेक अध्ययन किए गए। 1973 में भारत सरकार की बहुउद्देश्य कर्मचारियों के द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं के प्रावधान का अनुमोदन किया गया। बहुउद्देश्य कार्यकर्ताओं, जिसे करतार सिंह कमेटी की रिपोर्ट भी कहते हैं, 1973 में ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्य पर पुनर्विचार किया और देखा कि विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय का अभाव था। ठीक है, इस पर उन्होंने जोर दिया कि इनके बीच जो है समन्वय की भावना होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, तभी तो कोई काम हो पाएगा। अब कहने की बात यह है कि आप ये देखो, गांव तो एक ही है, अब एक ही गांव में राजस्व विभाग भी काम कर रहा है, पंचायत विभाग तो पूरा संभाल ही रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी संभाल रहा है एक ही गांव को, ठीक है, कृषि विभाग भी उसमें काम करता है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर हो रही, तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है। नई केंद्र सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना 1977 में शुरू की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं ग्राम स्तर के सामुदायिक कर्मचारी के द्वारा उपलब्ध कराना था, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तथा लोगों के बीच संपर्क सूत्र की भूमिका निभानी थी। यह कार्यक्रम भी बहुत से कारणों से असफल हो गया। तो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना 1977 में शुरू हुई। इनका काम था कि गांव स्तर पर जो है सामुदायिक कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना, जिनका मूल उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों के बीच संपर्क बनाना, लेकिन ये योजना असफल हो गई किसी कारण से। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक रही में स्वीकार किया गया कि स्वास्थ्य सेवाएं शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर विस्तृत हुई है। इसमें एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं तथा पोषक खाद्य पदार्थों के पैकेज की व्यवस्था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। यह महसूस ज़्यादा से ज़्यादा किया गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की अवधारणा का उदय हुआ, जिसमें ग्रामीण भारत की आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकता था। भारत ने 1978 में अलमाटी घोषणा पत्र सभी के लिए 2000 तक स्वास्थ्य पर हस्ताक्षर किए। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ध्यान रखना। यहाँ भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के केंद्र के रूप में ही देखा गया। अब प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, देखिए। उन्नत निवारण, उपचार तथा पुनर्वास की सेवाएं, स्थानीय बीमारियों की रोकथाम तथा नियंत्रण, मूल स्वच्छता संबंधी सुविधाएं तथा स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति और पोषण सेवाओं में उन्नति, मां और बच्चों का स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सेवाएं, आवश्यक दवाइयों का प्रबंधन, टीके से रोके जाने वाले रोगों के लिए टीका, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा उनके निवारण के लिए उनके विषय में स्वास्थ्य शिक्षा। और आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। 1983 में संसद के छठी योजना यानी
छठी योजना मतलब छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में समुदाय के लोगों की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप सार्वजनिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई है? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बस आपको कम से कम इतना ही इसमें याद रखना है। डेट भी याद रखना 1983। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इसमें निम्नलिखित की स्थापना का प्रावधान किया गया। मैदान में 5000 तथा आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या के लिए एक उपकेंद्र, गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मैदानों में 30,000 तथा आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख या एक प्रखंड के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसे कहते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा कानून, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, ये आप ध्यान रखना। आपको ये वाला डेटा जो है ये महत्वपूर्ण है, ये पेपर में संभवतः आपसे पूछ लिया जाए, कौन सा केंद्र कितनी आबादी पर बनता है। स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम देखते हैं। सरकार संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपाय करती है। इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती है जो स्वच्छता और मृत्यु की स्थितियों को प्रभावित करते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो क्या है? वो है स्वास्थ्य तथा मृत्यु की स्थिति को प्रभावित करने वाला कार्यक्रम। आगे देखते हैं। आगे है टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। ये तो चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग भी हुई थी इसको लेके, डीपीआरओ साहब ने मीटिंग ली थी और उसमें स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ लोग थे। उद्देश्य वही था कि टीबी के मरीजों की पहचान करना और भारत में टीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करना। फिलहाल 2025 तक ये टारगेट था, बट मुझे लगता है उसको आगे बढ़ा दिया गया होगा। राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम, इसे क्षय रोग भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में जितने अधिक हो सके उतने मामलों का पता लगाने और उनका प्रभावी ढंग से उपचार करने के उद्देश्य के साथ इसे क्रियान्वित किया गया था। प्रारंभ से ही यह कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ राज्यों में बुनियादी तौर पर जुड़ा हुआ था। उस समय WHO ने वर्ष 1993 में टीबी को वैश्विक आपातकाल घोषित किया। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, WHO ने क्षय रोग की चिकित्सा के लिए प्रत्यक्ष परीक्षित थेरेपी, छोटा कोर्स जिसे डॉट्स कहते हैं। डॉट्स बेसिकली क्या है? एक सरकारी तरीका है टीबी से लड़ने का, जिसके अंतर्गत आपको जो है बहुत मोटी मोटी सी 4 गोलियां दी जाती हैं, जिनको आपको एक दिन में 4 बार खाना होता है। तो वो चलता है 1 साल 6 महीने का कोर्स है वो, डॉट्स कहते हैं इसे। अर्थात सीधे तौर पर लिए जाने वाली छोटी अवधि के उपचार की स्थापना तथा सभी देशों से इसे अपनाने की सिफारिश की। भारत सरकार ने वर्ष 1993 में NTP को संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में लागू किया। डॉट्स की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 1997 में RNTCP रणनीति के अंतर्गत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2005 के अंत तक पूरे देशों को कवर किया जाना था। 1978 में BCG टीकाकरण को टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया। चलो आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में इस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ कि वर्ष 2000 तक नेत्रहीनता की स्थिति में कमी 1.4% से 0.3% तक लाई जाए। नेत्रहीनता यानी अंधापन। राष्ट्रीय कोढ़ नियंत्रण कार्यक्रम देख लो भाई, ये कब शुरू हुआ है? 1955 से कार्यरत है। कुष्ठ रोग के उच्च प्रभावकारी उपचार की उपलब्धता के कारण इस कार्यक्रम को 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम विश्व का ऐसा सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो केवल एक ही संक्रामक रोग के लिए है। देश में मलेरिया के नियंत्रण के लिए 1953 से एक संगठित कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
1979 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मलेरिया निरोधक कार्यक्रम कर दिया गया। आपको में बस इतना ध्यान रखना है ये शुरू कब से हुए हैं, मोस्टली बस आपको जो है यही चीज़ जो है ध्यान रखनी है। आगे है राष्ट्रीय फाइलेरिया बोलते हैं इसे, नियंत्रण कार्यक्रम 1955। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में कीट डिंब निरोध संबंधी उपाय, मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण के लिए वातावरणीय विधि, जैव क्रिया पर नियंत्रण के लिए डिंब भक्षी मछली। डिंब का मतलब होता है लार्वा, डिंब को कुछ और मत समझ लेना कि पता नहीं ये डिंब क्या है। डिंब मतलब लार्वा, लार्वा एक तरीके से अंडा है, एक तरीके का है ना मच्छर का, तो उसको वहीं उसी स्तर पर ही ख़त्म कर दो जिससे मच्छर पैदा ही ना हो। तो इसके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिंब भक्षी मछली होती है, ठीक है। डिंब भक्षी मतलब ऐसी मछली जो लार्वा खाती है, जैसे आपने नाम सुना होगा गैम्बूसिया मछली होती है। जिसे अगर तालाब में डाल दिया जाए तो वो क्या करती है, मच्छरों की लार्वा खा जाती है। अब लार्वा ही नहीं होगा तो मच्छर पैदा कैसे होगा। तो बस इस तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 1997 से 7 राज्यों के 13 जिलों को एक फिलेरिया रोधक दवा DEC की एक खुराक वाले जन कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में आया है। इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया कि पूरे देश के सभी जिलों में आयोडीन न्यूनता की स्थिति को 10% से नीचे लाया जा सके। अब तो ये बहुत जो है इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि सब लोग जो है आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया गया। भारत में HIV एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय आधारित दृष्टिकोण के साथ कठिनाइयों पर विचार किया जाता था, जिसके अंतर्गत चिन्हित नोडल संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य टीम को प्रशिक्षण देना, मानसिक व्याधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा मानसिक बीमारियों के जल्दी निदान और उपचार के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाना। परिवार कल्याण सेवाएं। भारत पहला देश है जिसने राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम सरकारी तौर पर अपनाया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अंतर्गत हमारी जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ने वाले सहायक कारणों की एक सही तस्वीर प्राप्त करना तथा परिवार नियोजन की सही तकनीकों का पता लगाना और परिवार नियोजन के स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न अंग बनाना था। यार सीधी सी बात है, फैमिली प्लानिंग करो, ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो। ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे शांति दूतों की तरह तो फिर वो कहाँ से पढ़ा लोगे यार। सरकारी नौकरी प्राप्त करके भी आप फिर अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे। 10-10 बच्चे होंगे तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, समझ रहे हो ना। तो शेर का बच्चा एक ही अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक बच्चा पैदा करो, लेकिन हाँ 2 बच्चे कम से कम पैदा करो। ये इतना तो फर्टिलिटी रेट 2.1 का तो चलता है, ये तो आपको पता होगा। TFR तो आपने सुने होंगे, नहीं आप लोग तैयारी कर रहे सुना होगा भाई। TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, जो अगर 2.1 है तो देश के लिए जनसंख्या फिर स्थिर हो जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है। तो 2 बच्चे चलते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा फिर करने पर दिक्कत है। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सभा 1994 में काहिरा मिस्र में हुई और उसके सुझावों के अनुसार भारत सरकार ने प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 15 अगस्त 1997 में शुरू किया। इनमें बस इतना ही ध्यान रखो ये कब शुरू हुए हैं, ठीक है। चलो इसके मुख्य कार्यक्रम के हिस्से क्या हैं वो देख लो। इस कार्यक्रम में प्रजनन शक्ति, माँ और शिशु के स्वास्थ्य तथा स्त्री और पुरुष के प्रजनन स्वास्थ्य का एकीकरण इससे मिलता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राहक केंद्रित, मांग प्रेरित तथा उच्च स्तरीय आवश्यकता आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाना, बिन हस्तक्षेपों के लिए सुविधा के स्तर को ऊंचा उठाने पर विचार करना, प्रसव सुविधाओं में सुधार का प्रयत्न तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उपकेंद्रों में MTP और IUD का समावेश करना। इसको ठीक है कोई बात नहीं, बोल बच्चन इसे आप देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्हें और देख लो। पोषण समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा को पोषण समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का सामान्यतः मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। मिड डे मील आपने खूब सुना होगा, जो शुरू हुआ है अगस्त 1995 में। मिड डे मील का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों को जो है स्कूल में ही खाना दे दो, ठीक है, क्योंकि इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहला तो फ़ायदा ये होता है कि बच्चे के लिए जो है अब मिड डे मील है ना, तो उसके लिए एक ये भी जो है अट्रैक्शन है कि स्कूल में खाना मिलेगा। तो अगर मान लो किसी कारण से उसकी माँ सुबह खाना नहीं बना पाती है, या मान लीजिए कामकाजी महिला है, सुबह बेचारी जल्दी घर से निकल जाती है, खाना नहीं बन पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को स्कूल भेजो, स्कूल में खाना देंगे हम, क्या 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 दिक्कत है।
और दूसरा स्कूल में जो खाना दे रहे हैं वो हम नापतोल के हिसाब से दे रहे हैं, प्रोटीन के हिसाब से, कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से, तो वो उसके पोषण को भी बढ़ावा दे रहा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कब से शुरू हुआ है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रयास था। DPEP पहुंच के सार्वभौमिकरण, ये इसका ही फुल फॉर्म है, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। धारिता में सुधार करने व सीखने की उपलब्धि तथा लिंग भेद व क्षेत्रीय विषमताओं और सामाजिक रूप से सूचित वर्गों के बीच विषमताओं को कम करने का एक पावन दृष्टिकोण था। बस ये ध्यान रखो कब से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो। अगला जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसमें पेयजल और स्वच्छता संबंधी जो चीज़ें हैं उनको हम बातचीत यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछो, और क्या यार, बस पढ़ाई करो यार अच्छे से। अब क्या एग्जाम में दिन ही कितने रह गए हैं, ठीक है, अब क्या 26 दिन रह गए हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और जल्दी से बनो ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, ज़्यादा फालतू बात नहीं। साथियों, UPSSC की VPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।